Hello guys, welcome back to my YouTube channel Psych Education. In today's video, we are going to start with a new series जिसका नाम है Psych पढ़ाई, जहाँ पे we'll try to cover our syllabus by the end of November or maybe the starting of December. So let's start understanding कि chapter 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं. This is for class 12th. चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की. लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पढ़ने ज़रूरी है. अब हम ये टर्म के बारे में बात करते हैं एबनॉर्मैलिटी. जब कोई चीज़ नॉर्मल नहीं हो रही है और वो एबनॉर्मल हो रही है तो हम उसको एबनॉर्मैलिटी बोलेंगे, मतलब अलग तरीके से हो रही है, नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही, राइट. तो हमें इसके लिए 4 Ds पढ़नी है. 4 Ds आ जाते हैं. अगर आप ये 4 Ds समझ लेते हो दैट मीन्स एबनॉर्मैलिटी क्या है आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ जाएगा. सो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद 4 Ds. 4 Ds ऑफ एबनॉर्मैलिटी में सबसे पहले आता है डेविएंस. डेविएंस का मतलब है समथिंग डिफरेंट. कोई चीज़ हो तो रही है बट नॉर्मल तरीके से नहीं, कुछ डिफरेंट तरीके से हो रही है. फॉर एग्जाम्पल किसी का बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं, कुछ अलग बिहेवियर हो रहा है. सेकेंड इज डिस्ट्रेस, कि वो जो भी बिहेवियर कर रहा है, जो भी पर्सनालिटी शो अप कर रहा है, उससे खुद को तो उसको डिस्ट्रेस हो ही रहा है बट अपने आसपास के लोगों को भी डिस्ट्रेस दे रहा है. डिसफंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, फंक्शनिंग अलग तरीके से हो रही है, इनअप्रोप्रिएट तरीके से डिसफंक्शनिंग हो रही है. डेंजरस की अगर हम बात करें तो डेंजरस का मतलब है कि जो वो बिहेवियर शो कर रहा है, जो भी वो चीज़ें शो अप कर रहा है एज अ पर्सन, अगर वो एबनॉर्मल है तो वो डेंजर खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है. So these were the 4 Ds: deviance, distress, dysfunction, dangerous. So all of these things hamper the person's personality, behavior also. But उसके आसपास के लोगों को, उसके आसपास के environment को भी वो काफ़ी हद तक impact करता है. मूविंग ऑन टू द 2 अप्रोचेज ऑफ एबनॉर्मैलिटी, तो हमारी सबसे पहले अप्रोच आती है डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स. अगर मैं बात करती हूँ डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स की, तो इसमें सबसे पहली अप्रोच मेरी आ रही है कि एबनॉर्मैलिटी को मैं क्या लूँगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होते हैं, स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर मैं डेविएट हो रही हूँ, मैं सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हूँ, मैं उससे अलग चल रही हूँ, अलग तरीके से बिहेव करती हूँ, और सिर्फ 1-2 बार करने से नहीं होता, ये बहुत बार करने से हो रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मैलिटी की तरफ जा रहा है. सो द फर्स्ट अप्रोच सेज दैट एबनॉर्मैलिटी इज द डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, कि आप सोशल नॉर्म से, सोसाइटी के रूल से डेविएट होके चलते हो, अलग तरीके से चलते हो. नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड, मैलअडैप्टिव. इन द सेकेंड अप्रोच हम ये बोलते हैं एबनॉर्मैलिटी को हम मैलअडैप्टिव की तरह लेते हैं. क्यों लेते हैं मैलअडैप्टिव की तरह? क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा वो डिसफंक्शन कर रहा है, वो डेंजरस है, वो डिस्ट्रेस दे रहा है, वो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली कि वो जो नॉर्मल एक इंसान अडेप्ट करेगा अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट को, वो जो हमारा इंसान होगा एबनॉर्मल इंसान, वो मैलअडैप्टिव तरीके से उसको अप्लाई करेगा, तो उसको मैलअडैप्टिव तरीके से वो वर्क करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 7-8 साल का बच्चा, तो उसको हमें इतना तो हो जाता है कि वो वॉशरूम कंट्रोलिंग, वॉशरूम खुद जाना, नहाना खुद, ये बेसिक चीज़ें वो करता है. लेकिन अगर हम मैलअडैप्टिव की बात करें तो वो बच्चा अडेप्ट नहीं कर पाता. अगर आप चेंजिंग एनवायरनमेंट में डाल दो, या 7-8 ईयर्स का भी है, तो वो जो चीज़ें उस टाइम तक हो जानी चाहिए वो उससे अडेप्ट नहीं करता. सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड दैट 4 Ds कौन से एबनॉर्मैलिटी के, डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डेंजरस. Talking about the 2 approaches of abnormality, first is we take abnormality as a deviation from social norms. We tend to take abnormality as maladaptive. So these were the 2 approaches of abnormality. Now let's understand what was the historical background of psychological disorders. ऐसा नहीं हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले बेसिक्स क्लियर करने ज़रूरी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड.
सबसे पहले एंशियंट थ्योरी आई थी जहाँ पे ये माना जाता था कि अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत पुराने ज़माने में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, है ना। तो लोगों को लगता था किसी में आत्मा आ गई है, किसी में भूत प्रेत आ गया है, और फिर ओझा या शमन को बुला के एग्जॉर्सिज्म कराया जाता था। झाड़ फूक बोल लो या फिर बॉडी में से आत्मा को बाहर निकालना है, वो वाला काम एग्जॉर्सिज्म माना जाता था। देन वी मूव टू बायोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल अप्रोच की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ब्रेन और बॉडी पार्ट्स पे फोकस आया कि कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में तो वो ब्रेन और बॉडी पार्ट्स की वजह से ही हो रही है, ठीक है। थर्ड आया साइकोलॉजिकल अप्रोच कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मे बी उसके पीछे कॉग्निशन का कोई हाथ हो, कुछ मेंटल प्रोसेसेस में दिक्कत हो, साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम आ रही हो उस बंदे के अंदर। तो एंशियंट थ्योरी में बोला जाता है कि बाहर से कोई आत्मा आई बॉडी में, लेकिन बायोलॉजिकल में बॉडी पे ही फोकस है, साइकोलॉजिकल में माइंड पे फोकस आ गया था कि हाँ कुछ ना कुछ बॉडी में या माइंड में ही है। फोर्थ हमारा आता है ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच, जिसके अंदर हमारा बोला जाता है कि मे बी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इमोशन एंड रीजन। आप जो भी इमोशन फील कर रहे हो, जिस भी रीजन की वजह से, अगर वो अलाइन कर रहे हैं तो ठीक है। अगर मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया और मैं रो रही हूँ तो वो इमोशन जायज़ है, राइट। कुछ बहुत अच्छा हो गया तो मैं खुश हो रही हूँ, दैट इज ऑल्सो राइट। बट अगर आपका इमोशन और अगर आपका रीजन मैच नहीं करता तो वहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाता है, वहां पे आपको प्रॉब्लम आने लग जाती है, और इस अप्रोच को बोला था ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच। नेक्स्ट वाज मिडल एजेस, जिसके अंदर यहाँ पे इनका ध्यान सारा वही आत्मा, डिमंस एंड ऑल पे चला गया था। फिर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनिस्मिक पे थोड़ा रुक गया, लेकिन बीच में फिर मिडल एजेस आए जहाँ पे इनका सारा ध्यान डेमोनोलॉजी पे चला गया। डीमंस होते हैं, विच होती हैं, दैट इज द रीजन कि वो इंसान को जो भी हो रहा है उस वजह से हो रहा है, तो सारा फोकस फिर डेमोनोलॉजी पे चला गया। फिर कुछ टाइम बाद रिनाइजेंस पीरियड आया जहाँ पे अगेन सारा फोकस था सोशल एस्पेक्ट्स पे, कि अगर हमारे किसी के साथ डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं तो हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वी मूव टू 17th एंड 18th सेंचुरी, जहाँ पे एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट आ गया था, जहाँ पे साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी और साइंस ने अपने हाथ में चीज़ें ले ली थी। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी साइंटिफिकली प्रूवन विद साइंटिफिक मेथड्स, तभी वो चीज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे मानी जाएगी कि अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है। ये मैं एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट की बात कर रही हूँ कि अगर हमें कुछ भी उस टाइम की बात कर रही हूँ कि अगर उस टाइम पे अगर कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, तो हमारा सारा फोकस जाता है साइंटिफिक मेथड पे। लास्ट इसके अंदर आता है बायो साइको सोशल अप्रोच। बायो का मतलब बॉडीली, साइको का मतलब माइंड के हिसाब से, और सोशल का मतलब सोसाइटी के तरीके से। सो लेट मी राइट दिस, बॉडी, माइंड एंड सोसाइटी। सो मुझे ये सारे फैक्टर्स पे फोकस करना है। इन द लास्ट, बायो साइको सोशल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी फोकस करती है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी फोकस करती है, और जो सोशल फैक्टर्स पे भी फोकस करती है। और ये तीनों फैक्टर्स को मिला के अगर हम समझ रहे हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इनमें से किसी रीजंस की वजह से हो रहा है, सो दैट विल बी नोन एज बायो साइको सोशल अप्रोच। लेट्स रिवाइज इट अगेन। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट एंशियंट थ्योरी, जिसके अंदर हमारा सारा फोकस एग्जॉर्सिज्म पे था। आत्मा आ जाती है, फिर ओझा शमन को बुलाते हैं और फिर वो निकल जाते हैं बॉडी में से। बायोलॉजिकल अप्रोच पे बॉडी पे फोकस आ गया, साइकोलॉजिकल अप्रोच पे माइंड पे फोकस चला गया, ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया इमोशन और रीजन के बीच में। मिडिल एजेस में अगेन डेमोनोलॉजी पे सारा फोकस आ गया। फिर रिनाइजेंस पीरियड के अंदर उन्होंने बोला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसलिए हो रहे हैं, मे बी बिकॉज देयर इज सम डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। देन 17th एंड 18th सेंचुरी में एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट आया, जिसमें फोकस सारा साइंटिफिक मेथड्स पे था कि सारी चीजें हम साइंटिफिकली प्रूव करेंगे अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो भी रहा है तो। लास्ट इज, इसको हम इंटरैक्शनल अप्रोच भी बोलते हैं, बायो साइको सोशल अप्रोच, जहाँ पे हम फोकस बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स पे करते हैं। सो आई होप 4 Ds ऑफ एबनॉर्मैलिटी आर क्लियर।
आई होप आपको 2 अप्रोचेज जो बोली गई है दैट इज ऑल्सो क्लियर। उसमें से आपको क्वेश्चन आ जाता है, कभी फर्स्ट अप्रोच का पूछ लेते हैं, कभी सेकेंड अप्रोच का पूछ लेते हैं, राइट। और फिर उसके बाद ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे पूछा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है हमारा रीजन ऑफ एनलाइटनमेंट वाला और एक रिनाइजेंस पीरियड वाला, ये आपसे पूछा जाता है। और कई बार आपसे बायोसाइकोसोशल भी पूछा जाता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं कि ये करने ही नहीं है, ये भी करने हैं, बट दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, तो इनको और अच्छे से करना। सो फॉर चैप्टर 4 नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए with flow charts, with important questions, with 1 markers, with MCQs and everything, so please आप comment कर सकते हो, या फिर मैं अपना नंबर नीचे डाल दूंगी, you can text me and I'll share the notes with you. It's totally free of cost. You just have to रिवाइज दीज लेसन्स, और मेरे साथ साथ वीडियोस को रोज रोज जब मैं अपलोड कर रही हूँ आप साथ साथ ये रिवाइज करते रहो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो and we'll get back to you. And also we have online batches for class 11 and for 12. उसके लिए भी if you really want to join that also, तो आप उसके लिए DM कर सकते हैं। And I hope आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। So we'll see you in the next lecture. Thank you. Have a nice day.